एक ढर्रा बना हुआ था कि प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न और सेलेक्टिव चैप्टर जो थे उसके अलावे प्रश्न को थोड़ा एनालिटिकल वे में वो नहीं पूछा जाता था। लेकिन यह जो प्रश्न है इसका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आप पूरी तरह से इस चैप्टर के बैकग्राउंड और डिटेल से वाकिफ हो। अब देखिए, प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं है। इस प्रश्न को समझना ही मेन चीज है इसमें। जैसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। जब ये प्रश्न पूछा गया है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 19वीं सदी का उत्तरार्ध क्या है। तो आप सब जानते हैं कि ईसा के जन्म के बाद से जो ईसवी सन काउंट होती है, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 2 3 4, तो वो आएगी पहली सदी में। अगर 101 102 103 दूसरी सदी में। उसी तरह से 19वीं सदी पूछ रहा है तो 19वीं सदी क्या हो गया, 1801 1802। तो ये हो गई इसका मीनिंग हो गया कि आप 1800 के 1800 प्लस एडी की बात कर रहा है। उसके बाद उसके उत्तरार्ध में, तो ये जो सदी होती है, सदी है आपका 100 साल का, सदी है 100 ईयर्स का। इस 100 साल को डिवाइड कर देते हैं 50-50 में, तो ये हो गया पहला 50 वर्ष पूर्वार्ध और उसके बाद का 50 वर्ष उत्तरार्ध है। तो ये हो गया 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1850, यानी 1850 के बाद की कहानी ये आपसे पूछ रहा है। 1850 प्लस की कहानी ये पूछ रहा है आपसे कि उसमें भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ या उसका विकास कैसे हुआ। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि 19वीं सदी का 19वीं सदी मतलब 1801 2 3 4, उत्तरार्ध का मतलब हो गया 1850 के बाद। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास मतलब 1850 के। अगर इसको थोड़ा सा और आसान करना होता प्रश्न पूछने वाले को, तो सीधे लिख देता कि 1850 ईस्वी के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। राष्ट्रवाद क्या है, ये इस संदर्भ में कुछ और था, वर्तमान में कुछ और है। थोड़े से इसमें चेंजेज आ गए। विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड जो है आपको समझने वाली है, समझना चाहिए, वो है आलोचनात्मक समीक्षा करें। यहाँ पे दो शब्द हैं, आलोचनात्मक और समीक्षा। तो मैंने बार बार बोला है कि जब भी प्रश्न आए तो आप पूरा तो पढ़ लीजिए। और आप जानते हैं कि इंग्लिश को हिंदी पे प्राथमिकता दी जाती है। और हिंदी में क्या होता है कि ये सब जो शब्द होते हैं इनके अन्य पर्यायवाची यूज किए जा सकते हैं और साइनोनिम्स इसके भी होते हैं। लेकिन बीपीएससी क्या करता है कि इन वर्ड्स को चेंज नहीं करता है, हिंदी वाले वर्ड्स को चेंज कर देता है और इंग्लिश वाले वर्ड्स को चेंज नहीं करता है। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप इंग्लिश वाले प्रश्न को पढ़ लीजिए कि क्रिटिकली आलोचनात्मक के लिए यूज हुआ है और एग्जामिन यूज हुआ है आपका समीक्षा के लिए। तो इंग्लिश को पढ़ लीजिए, उसका मीनिंग क्या है आपको बताया गया है, उसके हिसाब से आप आंसर कर दीजिए। तो इस पूरे प्रश्न में क्या है कि क्या निर्देश दिए गए हैं। जो निर्देश दिए गए हैं उसको डायरेक्टिव बोलते हैं। तो डायरेक्टिव क्या है कि आलोचनात्मक। पहला है आलोचनात्मक और दूसरा है समीक्षा। आलोचनात्मक, समीक्षा, ये दो आपके
डायरेक्टिव से इनको मिला करके आपको आंसर देना है। तो आलोचना, जहां भी आलोचनात्मक यानी क्रिटिकली शब्द आएगा ना, तो उसमें आपको पक्ष और विपक्ष दोनों बातों को लिखना होता है। और पक्ष और विपक्ष को लिखते समय चूंकि आप गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले हैं, और गवर्नमेंट जो हमारा देश है वो क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में हमेशा लोकहित की बात की जाती है। तो लोकहित के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखते समय क्या करना होता है कि चूंकि आप सरकार द्वारा आने वाली स्कीम्स, योजनाओं को आप लागू करेंगे, तो हो सकते हैं कि उसमें कुछ कमियां हो उस स्कीम्स में, वो सफल हो या ना हो। हर चीज में वो 100% वो सक्सेस नहीं होता है। तो आप दर्शाएंगे दोनों को, पक्ष को भी विपक्ष को भी, लेकिन आपका झुकाव जो होना चाहिए वो झुकाव हमेशा आंसर का पक्ष की तरफ होना चाहिए। समीक्षा का मतलब क्या है कि एक्सप्लेन टॉपिक इन डिटेल्स। तो जो ये जो दिया गया है राष्ट्रवाद, उसको हम डिटेल्स में ये कर देंगे। और जब दोनों कंबाइंड हमारे सामने उपलब्ध है, ये पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, एक फेयर जजमेंट दे देना है आंसर को बैलेंस करते हुए। एक फेयर जजमेंट दे देना है आंसर को बैलेंस करते हुए। तो इस तरह हम आप इसके प्रश्न को समझ गए हैं कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है। अब देखिए, शब्द आपको मैंने बताया हुआ है कि जैसे ही 38 अंक के प्रश्न आएंगे तो हम 450 शब्द के आसपास आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि ये जो उत्तरार्ध में है भारतीय राष्ट्रवाद का विकास का 19वीं सदी का उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध में कहाँ तक जाएंगे? 1850 से स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ आगे कहाँ तक जाएंगे? क्या 1947 तक जाएंगे? तो यहाँ पे आपको रुकना होगा। रुकना इसलिए होगा कि अगर 1900 प्लस 1 2 3 होगा तो ये कहाँ चला गया? 20वीं सदी में। ये चला गया 20वीं सदी में। तो 20वीं सदी का प्रारंभ हो गया। तो इसके बाद जब अगर हम चर्चा करेंगे इसमें भारतीय स्वतंत्रता का जो संग्राम है, सपोज इसके बाद का जो गांधी जी का आगमन होता है 1915 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, और चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद का स्ट्राइक, ये सब आगे असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड, जो आगे तक जाएंगे ना, तो उन चीज़ों को यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। यहाँ आपको रुक जाना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, तो आप 20वीं सदी में मत घुसिए, आपको रुक जाना है। अब इतिहासकारों ने क्या किया है कि इसका जो है हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष रहा है भारत का, वो जो है 1858 से, इसको देखिए,
1857 की प्रथम विद्रोह जो हुई, सैनिक विद्रोह, से 1905 तक। अब बोलेंगे ये तो चला गया 20वीं में, तो देखिए इसका जो आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे 1857 से 1905 के बीच की घटनाओं को। अब जो है राष्ट्रवाद को, जो विकास है भारतीय राष्ट्रवाद का, क्यों वहां तक लिखेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो राष्ट्रवाद है, इसे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है आपका प्रारंभिक प्रारंभिक राष्ट्रवाद। ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे, यहाँ से सिर्फ क्या लेना है उस पे हम बात कर रहे हैं। हमें 1947 तक नहीं जाना है। प्रारंभिक राष्ट्रवाद का चरण। दूसरा है अतिवादी राष्ट्रवाद का चरण। और तीसरा है गांधीवादी राष्ट्रवाद का चरण। अब देखिए, हमारे लिए आसान है कि लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है, इतिहासकारों ने। ये है आपका 1858 से 1905 तक। दूसरा है आपका 1905 से 1919 तक। और तीसरा है 1919 से 1947 तक। तो ये 3 चरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो राष्ट्रवाद का जो चरण है, 3 चरण है। आपसे पूछा गया 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि प्रारंभिक राष्ट्रवाद का जो चरण है 1858 से 1905 तक का, सिर्फ इसकी चर्चा करनी है, सिर्फ इसकी चर्चा करनी है, आगे वाले की चर्चा नहीं करनी है।